जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार होती है चैम्बरलिन की ग्रहणु परिकल्पना के अनुसार। यह हमारी भौतिक भूगोल पर सीरीज नंबर 5 है। इसके अंदर हम देखें कि चैम्बरलिन ने अपना मत प्रस्तुत किया या कहें कि अपनी परिकल्पना दी थी। चैम्बरलिन ने जो परिकल्पना दी उसको कहा गया ग्रहणु परिकल्पना। ग्रहणु परिकल्पना अब जो ये ग्रहणु परिकल्पना है, ये ग्रहणु परिकल्पना चैम्बरलिन ने सन 1905 में प्रस्तुत की थी। ग्रहणु परिकल्पना चैम्बरलिन ने सन 1905 में प्रस्तुत की थी। यह एक द्वितारक परिकल्पना है। द्वितारक परिकल्पना यानी कि इसके अंदर ग्रहों की उत्पत्ति या कहें कि पृथ्वी की उत्पत्ति दो तारों से मानी जाती है। यानी कि ग्रहों की उत्पत्ति दो प्रकार के मत प्रचलित है। जैसे कि एक तारा परिकल्पना, जिसके अंदर ग्रहों की उत्पत्ति एक तारा से मानी जाती है, और एक होता है द्वितारक परिकल्पना, जिसके अंदर ग्रहों की उत्पत्ति दो ताराओं से मानी जाती है। तो ये चैम्बरलिन की जो ग्रहणु परिकल्पना है, एक ग्रहणु परिकल्पना द्वितारात्मक परिकल्पना है। कहने का मतलब है इस परिकल्पना के अनुसार जो पृथ्वी है या कहें कि ग्रहों की उत्पत्ति दो ताराओं से हुई। ग्रहों की उत्पत्ति दो ताराओं से हुई। तो देखें कि इस परिकल्पना के अनुसार यानी कि चैम्बरलिन की ग्रहणु परिकल्पना के अनुसार चैम्बरलिन ने माना, इस चैम्बरलिन ने माना कि जो ब्रह्मांड है इसे ब्रह्मांड में जो कि सूर्य मौजूद था। चैम्बरलिन ने माना कि ये क्या है, ये ब्रह्मांड है। अब इस ब्रह्मांड में जो कि सूर्य पहले से ही मौजूद था। अब जो ये सूर्य जब पहले से ही मौजूद था तो ये गर्म नहीं था। ये सूर्य पहले से ही मौजूद था अंतरिक्ष में, या कहें कि ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद था। जब ये ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद था तो ये सूर्य है ना, इस सूर्य के अंदर ताप नहीं था। जैसे कि सूर्य इस वक्त में गर्म, उस समय ये गर्म नहीं था, या कहें कि इसके अंदर कोई ताप नहीं था। इसी के साथ ये गैस पूर्ण भी नहीं था। वर्तमान जो सूर्य है ये गैस पूर्ण यानी कि गैसों का बना हुआ है। सूर्य गैसों का बना हुआ है। लेकिन जब ये शुरुआत में या कहें कि पहले से मौजूद था तब ये गर्म भी नहीं था और गैस पूर्ण भी नहीं था। इसके साथ ये सूर्य है ना, ये जो सूर्य पहले से मौजूद था, ये सूर्य जो कि ठोस, तरल नहीं था, ठोस था, है ना। इसी के साथ चक्राकार था, ये चक्कर लगा रहा था, और शीतल यानी कि ये ठंडा था। चैम्बरलिन ने कहा कि ब्रह्मांड में पहले से ही सूर्य मौजूद था। अब जो ये सूर्य मौजूद था ना, ये गर्म नहीं था या कहेंगे तपत नहीं था। इसी के साथ एक गैसों का बना नहीं था, बल्कि ये ठोस था। इसी के साथ चक्राकार था और ये ठंडा था। लेकिन अब क्या हुआ कि ये तारा तो मौजूद था, लेकिन इसी समय इस तारे के पास से जो सूर्य है, जो हमारा सूर्य है, इस सूर्य के पास से एक तारा आया। यानी कि सूर्य है, इस सूर्य के पास ब्रह्मांड के अंदर एक सूर्य से बड़ा तारा आया। सूर्य से बड़ा तारा ये आ गया। सूर्य से बड़ा एक तारा घूमता घूमता ब्रह्मांड के अंदर आया, या कहें कि सूर्य के नज़दीक आया। सूर्य के नज़दीक आने के कारण क्या हुआ कि जो ये तारा आया था, सूर्य के पास जो ये तारा आया था, इस तारा के अंदर गुरुत्वाकर्षण या कहें कि आकर्षण बल बहुत अधिक था। इस तारे के अंदर जो क्या पता कहाँ से चलकर सूर्य के पास आया था, है ना। अब इस तारे के पास जो कि गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि आकर्षण बल बहुत अधिक था। इस तारे के पास आकर्षण बल बहुत अधिक था। इस आकर्षण बल के कारण जो ये सूर्य है, इस तारे ने अपने आकर्षण बल के कारण इस सूर्य से कुछ पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। पदार्थ माने तो कुछ कण, क्योंकि सूर्य उस वक्त तरल अवस्था में नहीं था बल्कि ठोस अवस्था में था। इसलिए इस बड़े जो तारा था, ये बड़ा तारा था, इस तारे ने अपने आकर्षण के कारण जो सूर्य था, इस सूर्य की जो धरातलीय सतह थी, इस धरातलीय सतह से जो कि कुछ कण अपनी ओर आकर्षित कर लिया, है ना। इन कणों को जो कुछ कण अपनी ओर आकर्षित कर लिया, इन कणों को कहा गया ग्रहणु। कुछ कण अपनी ओर आकर्षित कर लिया, इन कणों को कहा गया ग्रहणु। लेकिन अब ये सूर्य तो कहीं से चलकर, ये तारा तो सूर्य के पास कहीं से चलकर आया था, तो ये क्या हुआ कि धीरे धीरे सूर्य से दूर जाने लगा। आ गया, सूर्य के पास आया,
सूर्य के पास आने के बाद में सूर्य से ये कुछ पदार्थ बाहर निकला, या कहें कि कुछ ग्रहणों को अपनी ओर आकर्षित किया। आकर्षित करने के बाद में जो ये तारा आया था ये अपनी दिशा में ये वापस चला गया, ये चला गया। लेकिन जो ये तो चला गया, लेकिन जो ये ग्रहणु जो बाहर निकले थे सूर्य से, या कहें कि जो ग्रहणु जब ये तारा चला गया तो जो ये ग्रहणु बाहर निकले थे, जो अणु जो बाहर निकले थे, इसके जाने के बाद में ये सूर्य से बिल्कुल अलग हो गए। अब जो ये ग्रहणु निकले थे, ग्रहणु के अंदर जो कि छोटे छोटे अणु भी थे, यानी कि टुकड़े, जैसे कि मिट्टी वगैरह का टुकड़े, कण, तो है ना, तो ये जब सूर्य चला गया तो ये ग्रहणु सूर्य से अलग हो गए। अब जो ये ग्रहणु निकले थे इनके अंदर कुछ अणु तो, कुछ कण छोटे छोटे थे, लेकिन इन्हीं के अंदर कुछ कण बहुत बड़े बड़े भी थे। इन जो ये ग्रहणु थे, इन ग्रहणु के अंदर कुछ अणु तो छोटे छोटे थे और कुछ अणु बहुत ही विशाल थे, या कहें कि बड़े थे। अब जो ये बड़े अणु थे, इन बड़े अणु के चारों ओर आकर छोटे छोटे अणु मिलने लगे। जो ये बड़े अणु है, इन बड़े अणु के चारों ओर आकर छोटे छोटे अणु मिलने लगे। मिलने के कारण जो ये बड़े अणु थे और अधिक बड़े होते गए, जिसके कारण क्या हुआ कि इन अणुओं के पास में छोटे छोटे अणु, या कहें छोटे छोटे कण आकर मिलने लगे, जिसके कारण ये अणु, या कहें कि जो अणु है ये बड़ा अणु हो गया, यानी कि धीरे धीरे ये पदार्थों से मिलकर ग्रह बन गया, ये कि ग्रह के रूप में ये बदल गया। इस परिकल्पना अपने चैम्बरलेन ने ऐसा बताया, यानी कि चैम्बरलेन ने कहा कि जो सूर्य मौजूद था, अब सूर्य के पास एक तारा आया जिसको कहा गया साथी तारा। सूर्य के पास एक बहुत बड़ा तारा आया। तारा जब आया तो इस तारे के अंदर, जो कि शुरुआत में जो ये सूर्य है जो कि ठंडा था, इसी के साथ कठोर था, जब ये तारा आया तारे के अंदर आकर्षण बल बहुत अधिक था, जिसके कारण सूर्य से जो ऊपरी सतह थी, सूर्य की जो धरातलीय सतह थी, उससे जो कुछ कण या कहीं कुछ पदार्थ अपनी ओर आकर्षित कर लिया। आकर्षित करने के बाद में जो ये तारा तो चले गए अपने रास्ते, लेकिन जो ये पदार्थ निकला था, ये पदार्थ इसके जाने के बाद में सूर्य से अलग हो गया। अलग होने के बाद में जो छोटे छोटे जो कण थे, या कहेंगे जो छोटे छोटे कण थे, वो बड़े बड़े अणु, जो मतलब कण यानी कि टुकड़े किसके, पत्थर वगैरह किसी के भी जो छोटे छोटे कण थे, इन्हीं के अंदर कुछ बड़े ग्रहाणु भी थे। इन बड़े ग्रहाणुओं के चारों ओर छोटे छोटे जो अणु है वो मिलकर इनको बड़ा बनाया, जो कि धीरे धीरे ये ग्रहों के रूप में, जो ग्रह है इन ग्रहों के रूप में परिवर्तन हो गया। ऐसी जो कि चैम्बरलेन की ये ग्रहाणु परिकल्पना है। लेकिन अब चैम्बरलेन की जो ग्रहाणु परिकल्पना है, इस पर कुछ वाद विवाद भी हुए, यानी कि कुछ ने इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उनके अनुसार कि कुछ जो इसका हम मूल्यांकन करें तो क्या होगा कि इसे जो चैम्बरलेन ने बताया कि जो ये ग्रह है, जो ग्रहों का निर्माण अणुओं से मिलकर स्वतंत्र रूप से हुआ। यानी कि हम चैम्बरलेन की जो ग्रहाणु परिकल्पना देखें तो इससे ये प्रतीत होता है कि जो ये ग्रह है, इन ग्रह का छोटे छोटे अणुओं से मिलकर ये स्वतंत्र रूप से इनका निर्माण हुआ। यदि ऐसा हुआ है, यदि ऐसा होता तो क्या होता है कि जो ग्रह है ना, ये ग्रह जो कि सूर्य के चारों ओर एक नियम अनुसार चक्कर नहीं लगाते, क्योंकि इनका निर्माण स्वतंत्र रूप से हुआ है। ये सूर्य के चारों ओर एक नियमित रूप से चक्कर नहीं लगाते। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सभी ग्रह है ना जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये एक है ना, ये एक इस परिकल्पना के विपक्ष है। इसी के साथ जो कि दूसरा इस परिकल्पना में, या कहें कि इसके विरोध करता है, वो यह है कि कुछ का कहना है कि भाई ये 9 ग्रह ही क्यों बने? यदि ग्रहाणु तो बहुत सारे थे तो उनमें या तो अधिक ग्रह बन सकते थे, या बहुत कम बन सकते थे, या बहुत अधिक ग्रह बन सकते थे। लेकिन 9 ही ग्रह क्यों बने? ऐसा भी इसके अंदर कमी बताई जाती है। इसी के साथ चैम्बरलेन ने इस परिकल्पना के अंदर माना था कि भाई जो सूर्य है, ये सूर्य जो कि आरंभ से ही पदार्थों से बना हुआ था, यानी तरल अवस्था में नहीं था, ये ठोस अवस्था में था। लेकिन हम जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखते हैं, तो आंतरिक संरचना में आज भी हमको लावा देखने को मिलता है ना, या कहें कि आज भी है ना। लेकिन जो हम पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना देखते हैं तो उसके अंदर हम मानते हैं कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति जब हुई थी तो उस समय जो पृथ्वी तरल अवस्था में थी। लेकिन चैम्बरलेन के अनुसार तो ये पृथ्वी
जब उत्पत्ति हुई थी तभी ये ठोस अवस्था में थी, लेकिन जो कि हमारे या कहें कि पृथ्वी की उत्पत्ति जब हुई थी तब ये तरल अवस्था में थी। ऐसे हमको मिलते हैं, या कहें कि पृथ्वी के हम आंतरिक संरचना का अध्ययन करते तो पता चलता है कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी तो वो तरल अवस्था में थी, लेकिन चैम्बरलिन ने तो माना है कि ये आरंभ से ही कि इन पदार्थों से भी मली हुई थी, यानी तरल नहीं थी, ठोस अवस्था में थी, यानी कि उल्टा है। दो तीन जो टॉपिक है इसके विपरीत है, इसने जो कहा उसके विपरीत है, उल्टे हैं। इसी के साथ कि जो चैम्बरलिन है, इस चैम्बरलिन ने अपनी परिकल्पना से पर्वतों का निर्माण, महासागरों का निर्माण, वायुमंडल का निर्माण को समझाने का खूब प्रयास किया, लेकिन वो असफल हो गया क्योंकि इनकी जो परिकल्पना में ज़्यादा दम नहीं थी। इसी के साथ देखें कि यह परिकल्पना पूर्ण रूप से परिकल्पना को सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि इस परिकल्पना के विरुद्ध है, जैसे कि आरंभ में जो कि पृथ्वी तो आरंभ में तरल अवस्था में थी, लेकिन इसने माना ठोस अवस्था में। इसी के साथ यदि इनका अलग स्वतंत्र रूप से निर्माण हुआ तो ये पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर क्यों लगाते हैं, नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन ये लगाते हैं। तो इसके अंदर हमने देखने का प्रयास किया कि जो चैम्बरलिन की घराणु परिकल्पना, इसके बाद में जो अगला टॉपिक या कहेंगे जो सीरीज नंबर 6 होगी, इसके अंदर हम अगला टॉपिक से संबंधित बात करेंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद।